हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे सिविक्स का, चैप्टर नंबर 8। उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको जो भी वीडियोस पसंद आ रही है उनको लाइक एंड कमेंट करके मेरे को पक्का बताओ कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है या कोई भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर का नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? हम इस चैप्टर में एक शर्ट की कहानी पढ़ने वाले हैं। क्या कहानी? कि ये कहाँ से देखो शुरू होता है उसका प्रोडक्शन, कहाँ से? कॉटन। और एंड कहाँ पर होता है? सेल पे। यही होता है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें चेन ऑफ मार्केट देखेंगे और उसका लिंक देखेंगे। ठीक है ना। किससे लिंक? प्रोड्यूसर किसका? कॉटन का प्रोड्यूसर। और कौन खरीदेगा उसको? बायर। जो सुपरमार्केट में बायर्स हम सभी खरीदते हैं, राइट। तो हम इस पूरे प्रोसेस के बारे में, पूरे चेन के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अब चलो चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक कहानी, अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। स्वप्ना, a small farmer in Kurnool, आंध्र प्रदेश, grows cotton on her small piece of land. वो कहाँ पे कॉटन उगाती है? छोटी सी लैंड में। The bolls of the cotton plant are ripe and some have already burst. कुछ कुछ क्या हो चुके हैं? पहले ही burst हो चुके हैं। So स्वप्ना is busy picking cotton. तो अब सपना किस चीज में बिजी है? कॉटन्स को पिक करने में बिजी है। The bolls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. तो अब हमें इसमें क्या पता चला कि कॉटन क्या एक ही बारी में उग जाता है? नहीं, कॉटन को उगने में बहुत टाइम लगता है और कॉटन को जो उसके बर्ड्स हैं उनको बर्स्ट होने में भी बहुत दिन लग जाते हैं। सब एक साथ बर्स्ट नहीं होते, सब कुछ कुछ अपने अपने ही टाइम में बर्स्ट होते हैं। आगे, once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, स्वप्ना and her husband take the harvest to the local trader. क्या करते हैं वो? उसको कलेक्ट करके सेल वो कुरनूल की कॉटन मार्केट में नहीं करते, वो किसी लोकल ट्रेडर को दे देते हैं। At the beginning of the cropping season, स्वप्ना borrowed, स्वप्ना ने ट्रेडर से कितने पैसे बोरो किए? 2500। और वो भी कैसे? बहुत ही भारी इंटरेस्ट पर। किस लिए करे उसने? क्योंकि उसको सीड खरीदना था, फर्टिलाइजर्स खरीदने थे, पेस्टिसाइड खरीदना था अपनी कल्टीवेशन के लिए। एट दैट टाइम लोकल ट्रेडर, उसने जो लोकल ट्रेडर था उसने स्वप्ना से ना एक कंडीशन को एग्री करवाया। उसने बोला कि अब मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूं, मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं, विद इंटरेस्ट भी दे रहा है, लोन भी दे रहा है, विद इंटरेस्ट दे रहा है, बट वो क्या कह रहा कि आप जो ये कॉटन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही सेल करोगे। उसने ये शर्त रखी। अब उनको पैसों की जरूरत है तो वो मान गए। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इनपुट। अब जो कॉटन का कल्टीवेशन है वो बहुत आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड। फार्मर हैव टू इनकर हेवी एक्सपेंसेस। जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेवी एक्सपेंस, बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। किस लिए? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. अब हर किसी फार्मर के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो कॉटन की फर्टिलाइजेशन इतनी आसानी से कर सके, कॉटन की कल्टीवेशन इतनी आसानी से कर सके। ऐसा तो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या करते हैं वो लोग? बोरो करते हैं मनी, जो अभी हमने स्वप्ना के केस में देखा। At the trader's yard, two of his men weigh the bags of cotton. At a price of 1,500 per quintal, the cotton fetches 6,000. क्या देखा उसने कि जितना था उसमें कितना पैसा मिल रहा था उसको? 6,000। अब स्वप्ना ने लोन भी ले रखा था विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ट्रेडर ने क्या किया? उसका जो लोन और इंटरेस्ट था वो काट दिया। तो उसने लोन कितने का लिया था? 2,500। इंटरेस्ट कितना? 500। तो उसको कितने पैसे देने पड़े? 3,000। और उसको मिले कितने? सिर्फ और सिर्फ 3,000। तो सपना क्या कहती है कि सिर्फ 3,000? ट्रेडर कहता है कि कॉटन जो है वो बहुत सस्ता बिक रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत कॉटन है मार्केट में, तो इसलिए बहुत सस्ता मिल रहा है। तो स्वप्ना बोलती है, यार मैंने 4 महीने तक इतना काम, इतनी मेहनत करके कॉटन उगाया और तुम ये भी देख सकते हो कि मेरा कॉटन कितना फाइन और कितना क्लीन है। तो वो कहते हैं कि यार मैंने सोचा था कि मेरे को कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे। ट्रेडर बोलता है कि अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, कि वो इतना भी पैसा नहीं दे रहे हैं। आप जा सकते हो कुरनौल मार्केट में, आप पूछ सकते हो
तो स्वप्ना कहती यार तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें डाउट नहीं कर सकती। आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट फ्यू मंथ। उन्होंने सोचा था कि इस क्रॉप की वजह से वो कुछ महीनों तक अपना गुजारा कर पाएंगे। दो स्वप्ना नो दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल, शी डजंट आर्ग्यू फर्दर। पर वो क्या करती है, वो आर्ग्यू नहीं करती ज्यादा ट्रेडर से। क्यों नहीं करती? क्योंकि ट्रेडर ना बहुत ज्यादा पावरफुल मैन था विलेज का, और जो बहुत सारे फार्मर्स थे ना वो किस पे डिपेंड करते थे, वो उस पे ही डिपेंड करते थे लोन के लिए। अब अगली बार भी तो लोन चाहिए हो सकता है, तो इस वजह से। Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers. तो जब कोई फार्मर के पास ऐसा ऐसा मौसम होता है जब कभी फार्मर काम नहीं कर रहा होता, तब भी तो उसको खाना तो खाना ही है, तो वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं मनी। तो स्वप्ना's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. ये कुछ भी, आप अगर एक वेज लेबरर को जो दिहाड़ी का काम करते हैं उनको और स्वप्ना की अर्निंग को करो तो उसकी थोड़ी सी ही ज्यादा होगी उनसे। अब द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड्स बाई-वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट कौन सी हो गई आपकी? इरोड्स की बाई वीकली। बाई वीकली मतलब जो वीक में 2 बार लगती है। A large variety of cloth is sold in this market. यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी का क्लॉथ बिकता है। क्लॉथ that is made by weavers in the village around is also brought here to sale. क्या होता है यहाँ पे जो वीवर्स जो घर में ही रह के विलेजेस में ही रहकर जो एक साथ मिलकर बनाते हैं वो भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लॉथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लॉथ। तो क्लॉथ मर्चेंट क्या करते हैं, वो यही कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, और फिर बहुत लोग दूर दूर से आकर यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। On market days, you would also find weavers bringing cloth that has made an order from the merchant. कि वो डायरेक्ट कहाँ से, मर्चेंट ने ही बोला कि भाई तू ऐसा कपड़ा बना। These merchants supply cloth or order to garment manufacturer and exporters around the country. तो ये जो merchants होते हैं ये क्या करते हैं, ये यही जो सामान है इसको आगे बेचते हैं। यही आपका एक प्रोसेस है। हम इसमें यही प्रोसेस की बात कर रहे हैं, है ना, कि पहले क्या हुआ, पहले वीवर ने बनाया कपड़ा, ठीक है, पहले फार्मर ने दिया कॉटन, फिर वीवर ने बनाया कपड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मर्चेंट्स के पास गया, मर्चेंट ने बोला यार मेरे को ना ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, तो वो वैसा ही बनाकर उसको देंगे, ठीक है ना। दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ। सी वो क्या करते हैं, उनके पास यार्न होता है, वो बोलते हैं यार तू ना ऐसा कपड़ा बना के दे मेरे को और मैं ही खरीदूंगा वो, ठीक है ना। नाउ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पुटिंग आउट सिस्टम, हमें ये पता होना चाहिए कि पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है। पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब है कि वीवर्स घर में ही रहकर अपना क्या कर रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क among the weavers based on the order he has received for cloth. The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth. weavers क्या करते हैं, उनको वो देता है yarn और फिर वो क्या करते हैं, क्लॉथ बनाकर उसको दे देते हैं। अब जो वीवर्स होते हैं उनके लिए इसमें 2 एडवांटेज होता है। सबसे पहला, वीवर को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते यार्न के लिए, ठीक है, और दूसरा कि उनको जो अब जैसे सामान बन गया सामान, उसके बाद उनको आगे बेचना है, राइट, तो इसकी उनको टेंशन ही नहीं है। उनको पहले ही पता है कि हाँ हम जो बना रहे हैं वो हमें किसको देना है, तो हमें ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इधर उधर भागो कि किसको देना है किसको नहीं देना, राइट। अब ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग, यही हमने अभी बताया। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट व्हाट क्लॉथ दे शुड मेक एंड हाउ मच ऑफ इट इज टू बी वोवन। However, this dependence on the merchants, both for raw material and markets, mean that the merchant have a lot of power. अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, किसके पास ज्यादा पावर है, हमारे मर्चेंट्स के पास ज्यादा पावर है, हमें ये पता चल रहा है इसमें। They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. The weaver have no way of knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold. अब किसी ने सोचो, किसी वीवर को बोला कि मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा, तू मेरे को एक शर्ट बना के दे, ऐसे बोला, ठीक है, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं एक शर्ट के, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए, और उसको कोई आइडिया नहीं है कि जो मर्चेंट है वो आखिर में वो कपड़ा बेच कहाँ रहा है, उसको तो कोई पता नहीं है आइडिया। तो क्या होता है कभी कभी कि मर्चेंट्स यही शर्ट को 5,000 में भी बेच रहे होते हैं,
राइट? तो उसमें उनका तो नुकसान ही हुआ, बट उनको सिर्फ जो टेंशन होती है कि हमें यार्न भी चाहिए, हमें आगे बेचने के लिए लोग ढूंढने पड़ेंगे, बस वो नहीं होती। At the cloth market, the merchants sell the cloth to the garment factories. In this way, the merchant works more in favor of the market works more in the favor of the merchants. अब इसमें तो हमने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा फायदा किसका है, मर्चेंट्स का। जो मार्केट भी है वो किसके बदौलत जो फेवर कर रही है, किसको फेवर करती है, वीवर्स, मर्चेंट्स को ही फेवर करती है। अब वीवर्स क्या करते हैं, वो अपना सारा पैसा सेविंग्स या फिर पैसे मांग कर, बोरो करके, इंटरेस्ट लेकर, सब कुछ करके क्या खरीदते हैं, लूम्स खरीदते हैं। ईच लूम कॉस्ट 20,000, सो अ स्मॉल वीवर विथ 2 लूम्स हैज टू इन्वेस्ट 40,000। तो एक छोटे वीवर को भी कितना पैसा देना पड़ेगा, 40,000 लूम्स के लिए। द वर्क ऑन दिस लूम कैन नॉट बी डन अलोन। अब जो एक लूम होता है उसमें कोई अकेले अकेले काम नहीं कर सकता। The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce a cloth. For all this work, they earn about 3,500. Now, अब हम इसमें क्या पता चल रहा है, वो कितनी देर काम कर रहे हैं। Sorry for the disturbance, यहाँ काम चल रहा है, अगर आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ काम चल रहा है तो ओके। तो हम काम करते हैं 12 आवर्स अ डे। अब जो उनका फैमिली है, जो वीवर्स की फैमिली है, वो कितनी देर काम कर रही है, एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे। एक दिन में 12 घंटे वो काम कर रहे हैं। उनको पैसा कितना मिल रहा है पर मंथ का, 3,500 ओनली। सो द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। यही है आपका इन दोनों के बीच का क्या, एक अरेंजमेंट। इसको हम बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम, वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। इट इज प्रिवेलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। आज से ज़्यादा रीजन में ऐसे ही चल रहा है इंडिया के, कि मर्चेंट क्या करता है, उनको यार्न भी प्रोवाइड कर देता है और बोलता है तुम ऐसे ऐसे करके हमें ही सामान दो। तो उनको एक तो उनको कोई टेंशन नहीं रहती, पर पैसे भी कम ही मिल रहे हैं। तो दोनों चीजें क्या बोलते फिर इसके लिए, है ना। अब आगे चलते हैं। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory in Delhi. Garment export करने वाली, गारमेंट को आगे एक्सपोर्ट करती है वो फैक्ट्री कहाँ पर, दिल्ली में। उसको वो अपना क्या देती है, अपना सप्लाई देती है। द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री विल यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट। वो क्या करेगा, उस क्लॉथ से शर्ट बनाएगा। अब जब द शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स, अब वो शर्ट बन के कहाँ जाएगी, यूएस जा सकती है, यूरोप जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है। अमंग द फॉरेन बिजनेस बायर्स आर बिजनेस पर्सन फ्रॉम यूएस, यूरोप, who runs a chain of store। अब chain of store का मतलब क्या होता है, do you guys know मैकडोनल्ड्स? अगर आपको मैकडोनल्ड्स पता है तो आपको चेन ऑफ स्टोर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मैकडोनल्ड्स के बहुत सारे स्टोर्स हैं, राइट। मैं पूरे इंडिया में ही कितने सारे स्टोर, बट क्या वो इंडियन है कंपनी, नो, वो कहाँ की है, यूएसए की है, राइट। तो फिर वो क्या है आपका चेन ऑफ स्टोर्स, कि एक स्टोर के खूब सारे क्या है, छोटे छोटे और स्टोर्स हैं। These large stores do businesses strictly on their own terms। ये अपने ही टर्म से काम करते हैं, वो दूसरे की नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि वो अपने टर्म से काम करते हैं। They demand the lowest prices for the suppliers। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम तो कम ही पैसा देंगे, पर हमें क्या चाहिए, क्वालिटी तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए और डिलीवरी का टाइम होना चाहिए बिल्कुल ही सटीक। अगर मैंने बोला है कि इतने दिन में काम होना चाहिए तो इतने ही दिन में काम होना चाहिए, वरना हम पैसे काटेंगे, बोल सकते हैं। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज डेल्ट स्ट्रिक्टली। अभी वही बोला मैंने, राइट। सो द एक्सपोर्टर ट्राइज हिज बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स। तो एक्सपोर्टर पूरी ट्राई करता है कि जो भी उसने बोला है वो सब क्या रहे, बिल्कुल ठीक ठाक रहे काम। Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting factories in turn try to cut cost। तो अब वो क्या करती है, अब वो पैसे काटना शुरू कर देती है, ठीक है। कॉस्ट तो कट करना ही पड़ेगा ना, जब उसने बोला कि मेरे को चीप लेबर चाहिए पर काम तो मैं बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर यही होगा। दे गेट द मैक्सिमम वर्क आउट ऑफ द वर्कर्स एट लोएस्ट पॉसिबल वेज। सोचो कोई बंदा रोज, जैसे हमने वीविंग का भी पढ़ा, कोई बंदा रोज आपका 8 घंटा काम कर रहा है रोज,
और उसको महीने के सिर्फ और सिर्फ 3,000 या 5,000 मिल रहे हैं, क्या वो सही चीज है? नो, बट बिकॉज ऑफ दिस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उसने बोला, आपके जो फॉरेन बायर्स हैं उन्होंने यही बोला है, दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स। अब ऐसे ही तो उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट चीप प्राइस। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। The Impex garment factory has 70 workers. Most of them are women. ज़्यादा से ज़्यादा कौन है? Women है. Most of these workers are employed on a temporary basis. यहाँ पे कोई permanent basis पे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पर है? Temporary basis पर है। इसका मतलब क्या है? जब भी टेम्परेरी बेसिस का मतलब होता है जब भी एम्प्लॉयर का मन करेगा ना तो वो उनको सैक कर सकता है। सैक इन द सेंस वो उनको बोल सकता है कि यार अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्कर्स वेज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्किल्स। अब अगर कोई वर्कर, जैसे इसमें क्या बोला है, टेलर्स को कितने मिलते हैं? 3,000 मिलते हैं पर मंथ, और बाकियों को उससे कम ही मिलते हैं। वुमेन्स आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग। क्या करना है उनको? थ्रेड कट करना है, या बटन लगाने हैं शर्ट्स में, आयरनिंग करनी है, या फिर बस पैकिंग करनी है। और इसमें कितने वेजेस हैं? इसमें बहुत ही कम वेज हैं, जैसे दिखा रखा है यहाँ पर। आयरनिंग के कितने? 1.50 पर पीस पर शर्ट के हिसाब से देंगे। चेकिंग इन द सेंस उनको देखना है कि क्या सब कुछ चीज सही है कि नहीं है उस शर्ट में। थ्रेडिंग एंड बटनिंग कटिंग, इसका कितना है? 1,500, सिर्फ और सिर्फ 1,500 पर मंथ के बात कर रहे हैं हम, ये पर शर्ट की नहीं है, पर मंथ की है। सिर्फ और सिर्फ आयरनिंग की है, पर पीस की, ठीक है। नेक्स्ट, the shirt in the United States. A number of shirts are on display at large cloth shop in US and are priced at $26. कितनी की है? $26 की, जिसको हम अपने रुपीज में कितना बोलेंगे? 1,800, ठीक है, 1,800। अब इन्होंने देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लिखा है, प्रॉफिट छोड़ो, पहले हम परचेज देखेंगे कि उसने कितने में खरीदी। असल में कितने में खरीदी? 300 में खरीदी। स्टोरेज और इन सब का पैसा उसको कितना लगा? 200 रुपए। फिर अब वो इस एडवर्टीजमेंट भी तो करेगा ना अपने शर्ट की, तो एडवर्टाइज में कितना लगा? 400 रुपए। प्रॉफिट कितना आया? 900 रुपए। 1,800 की शर्ट में उसको प्रॉफिट कितना मिला? 900 रुपए का, ठीक है। तो इसी वजह से जो बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है जो बाहर की, वो ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है उनको। द गारमेंट एक्सपोर्टर्स सोल्ड द शर्ट एट ₹300 पर पीस। एक शर्ट कितने की? 300 की। और उसको मटेरियल कितने का पड़ा? 100 का, सिर्फ और सिर्फ 100 का। तो वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर 25 पर शर्ट। एक शर्ट के कितने? 25। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम 25 पर शर्ट। अब आप इसको कैलकुलेट करके आप मेरे को कमेंट में बताओ कि उसको कितना प्रॉफिट मिला, पर गारमेंट एक्सपोर्टर को कितना मिला प्रॉफिट। Who are the gainers in the market? आखिर gainers है तो है कौन? A chain of market link the producer of cotton to the buyers at the supermarket. Buying and selling take place at every step in the chain. अब there were people who made profits in the market and there were some who did not gain as much from this buying and selling. जबकि उन्होंने कितना ज्यादा काम किया, राइट जैसे कि वर्कर्स, आपके जो डेली वर्कर्स हैं इसमें दिखाए हुए, थ्रेड कटिंग का, बटन लगाने का, टेलरिंग, आयरनिंग, कितने कम पैसे मिल रहे हैं उनको। अब है मार्केट एंड इक्वालिटी। The foreign business person made huge profits in the market. Compared to this, the garment exporter made only moderate profit. Profit तो उसने भी किया, पर उसको थोड़ा कम profit हुआ। On the other hand, the earnings of the worker at the garment factory are barely enough. अब उनकी डे टू डे रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती उन वर्कर्स की। Similarly, we saw the small cotton farmers and the weavers at Erode put in long hours of hard work. उन्होंने क्या किया? लंबे लंबे टाइम, लॉन्ग आवर्स देखे हमने, देखा 12 घंटे वो लोग काम कर रहे थे, बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस। क्या उनको फेयर प्राइस मिल रहा था? 3,500 क्या फेयर प्राइस था उनके लिए? बिल्कुल भी नहीं था। द मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन। तो जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स हैं वो कहाँ पे? इन लोगों के बीच में है, बिटवीन। कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्न मोर बट इट इज स्टिल लेस देन द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर से कम है पर वीवर से तो ज्यादा है। Thus not everyone
गेन्स इक्वली इन द मार्केट, कोई भी इक्वल गेन नहीं करता है मार्केट में। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट में इनइक्वालिटी है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। मार्केट इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। आप देख रहे हो जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो 12-12 घंटे अपने दे रहे हैं, उनको कितना कम पैसा मिल रहा है। इज दिस फेयर? नो, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। कम से कम इतना तो मिलना चाहिए कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएं, राइट? वो नहीं मिलता। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेजेस इन द मार्केट। अब डेमोक्रेसी अगर हम इतना बोलते हैं कि हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम सबको पता है ना। अगर हम बोलते हैं इसके बारे में, तो क्या डेमोक्रेसी में ये नहीं आता कि हर किसी को फेयर वेज मिलना चाहिए? बताओ, होता है। बट ये चीज ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है, बहुत कुछ मिलता है हमें डेमोक्रेसी के नाम पर। बट इन रियलिटी क्या ऐसा है? आपने अभी ये चीजें पढ़ी, कि आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल इक्वालिटी है, इक्विटी है? आई तो डोंट थिंक सो। बाकी आप मेरे को बताओ कमेंट में कि आप बच्चे क्या सोचते हो। On one hand, the market offers people opportunity for work and to be able to sell things that they grow. It could be the farmer selling cotton or weaver producing cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. सबसे ज्यादा अर्निंग उनको ही मिलती है, सबसे ज्यादा अर्निंग उनको ही मिलती है जो रिच होता है। These are the people who have money and own the factories. ये फैक्ट्री भी ओन करते हैं, ठीक है। इन्हीं के पास तो पैसा हो, बड़ी बड़ी शॉप्स, यही तो महंगे में बेचते हैं उसी चीज को। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच एंड द पावरफुल। अब हमें इससे क्या पता चला इस लाइन से, कि जो पुअर है वो किस पर डिपेंडेंट है? रिच पर। क्या ये इक्वालिटी ला पाएगा? इससे तो वही होता रहेगा कि पुअर नीचे ही आता रहेगा, और आपका ये जितने भी रिच हैं वो ऊपर आते रहेंगे, यही होगा। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स, जैसे स्वप्ना ने लिया था। फॉर रॉ मटेरियल वीवर्स लेते हैं, एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंस द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट। इसी वजह से पुअर को एक्सप्लॉइट किया जाता है मार्केट में। दिस इज योर ग्राउंड रियलिटी। There are ways to overcome these, such as forming cooperatives of producers and ensuring that laws are followed strictly. हमें क्या करना चाहिए? लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। हमें लॉज बनाने चाहिए इनके बारे में, कि हमें कैसे कैसे एक इक्वालिटी ला सकते हैं हम, राइट? ला तो सकते हैं कुछ ना कुछ करके, कि उनको भी फायदा हो, उनको सबको फायदा हो। कम से कम जो उनकी मेहनत है वो तो रिकग्नाइज हो उनको। और उनको रिकग्नाइज कैसे होगी? जब उनका पेट भरेगा, जब उनकी डे टू डे की नीड पूरी होगी, राइट? तो हमें ये चीज़ देखनी है। अब आप मेरे को कमेंट में बताइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे चैप्टर्स बता सकूं, आपको और अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करा सकूं। चलो फिर, बाय।